पिछली बार हमने कराया था आपको सोलेनॉइड करा दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट करा दी थी, और एक एक्टिविटी और कराई थी, ध्यान हो आप लोगों को, कि व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड। अब एक क्वेश्चन लिखो, यहाँ पर क्वेश्चन लिखो। इलेक्ट्रोमैग्नेट करा था। हाँ, क्वेश्चन लिखो, व्हाट हैपन व्हेन अ कंडक्टर what happen when a conductor is placed, when a conductor carrying current, ऐसे लिखो, when a conductor carrying current is placed between the magnets, second part, on what factor the force generated in the conductor depend, on what factor the force generated in the conductor depend। तीसरा लिखो, how can you determine the direction of force in the conductor। determine the direction of force in the conductor। draw also diagram। देखो, ये डायग्राम था, इसका मैंने एक्सप्लेन भी किया था। अगर हमें कोई यू शेप्ड मैग्नेट लेते हैं, यू शेप्ड मैग्नेट ले लिया हमने ये, और दिस यू शेप्ड मैग्नेट इज प्लेस्ड between a conductor is placed between a magnet। ये मैं एक क्लैंप स्टैंड ले लेता हूँ, पहले डायग्राम बना देता हूँ, फिर बताता हूँ मैं। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। यहाँ कंडक्टर मैंने कर रख दिया एक, हाँ भी, यहाँ से एक वायर ली मैंने, इसको होल्ड कर दिया, यहाँ से एक वायर ली, अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझो इसे। ये कंडक्टर, हमने ये कंडक्टर प्लेस कर दिया, ये यू शेप्ड मैग्नेट हो गई, करंट हमने इसके अंदर पास कर दिया, ऐसे करंट जाएगा इस तरीके से। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ हो गई ऊपर की साइड। करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ऐसे हो गई, दोनों परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पर दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एक तो कंडक्टर के अंदर से, कंडक्टर के अंदर से क्या होगा, इस तरीके से प्रोड्यूस होगा, ऐसे, समझ रहे हो, कॉन्सेंट्रिक होता है। और एक नॉर्थ टू साउथ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसके अंदर, तो दोनों का इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन का मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। ये उस इंटरेक्शन से क्या होगा, अगर ये इंटरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाए, यहाँ पर ऊपर की साइड हो जाए और यहाँ पर नीचे की साइड हो जाए, तो ये कंडक्टर क्या हो जाएगा, घूमने लग जाएगा, एक बहुत तेज़ी से जर्क आएगा। और वो जर्क का मतलब क्या होगा, उस कंडक्टर पे क्या अप्लाइड हुआ, फोर्स अप्लाइड हुआ, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या होगा, आंसर व्हेन अ कंडक्टर कैरिंग करंट, लिखो
when a conductor carrying current, इस डायग्राम के बाद when a conductor carrying current is placed between the two magnet, then due to the placed between the two magnet, then due to the interaction of magnetic field, due to the interaction of magnetic field, the conductor experience a force. Conductor experience a force. नेक्स्ट लाइन से लिखोगे दिस ऑब्जर्वेशन फर्स्ट एवर, बी पार्ट हाँ नहीं बी पार्ट नहीं है, दिस ऑब्जर्वेशन फर्स्ट एवर ऑब्जर्व्ड बाय, दिस ऑब्जर्वेशन फर्स्ट एवर ऑब्जर्व्ड बाय एंड्रे मैरी एम्पियर, एंड्रे मैरी एम्पियर। ठीक है, अब लिखो नीचे कि जो कंडक्टर हमने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है इसके अंदर फोर्स जनरेट होगा, वो फोर्स किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा? द फैक्टर ऑन विच द फोर्स इन कंडक्टर, फोर्स जनरेटेड इन कंडक्टर डिपेंड, कंडक्टर ऑन विच फोर्स जनरेटेड इन द कंडक्टर डिपेंड। कौन सा होगा इसमें? नंबर फर्स्ट लिखो करंट, इसमें लिखो आगे करंट में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट इन द कंडक्टर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट इन द कंडक्टर, यानी क्या हो जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। सेकेंड पार्ट लिखो सेकेंड पार्ट क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो हमने यहाँ पर मैग्नेट रखी है इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, तो इसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट टेस्ला होती है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा पॉइंट लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसमें क्या लिखोगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। चौथा लिखोगे एंगल, ये चार तो मेन वैसे है ही हैं, लेकिन चौथा एक अलग से है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
मैक्सिमम फोर्स कब लगता है? मैक्सिमम फोर्स तब होगा जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। मतलब डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी दोनों के बीच में? 90 डिग्री की होगी। ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है और करंट ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया आपका? 90 डिग्री का हो गया। तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा उस केस में जब करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। समझ रहे हो? वैसे फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ ना, फॉर्मूला होता है BIL साइन थीटा। तो ये क्यों बना कि यहाँ पर देखो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B और फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो BIL तो वैसे ही बन गया। और साइन थीटा हो गया एंगल के हिसाब से कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो मैक्सिमम फोर्स BIL के बराबर होगा। सोचो अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड है वही डायरेक्शन करंट की है, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब थीटा 0 हो जाएगा तो फोर्स क्या होगा बताओ? बोलो क्यों? बोलो, क्या फॉर्मूला बताया हमने फोर्स निकालने का? BIL आगे और थीटा कितना है यहाँ पर? तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। बहुत बढ़िया, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी सब कुछ है अभी। क्या ये सब बन बताने लग रहा है ना, पता ही नहीं है क्या है। जब मैंने साइन 90 की वैल्यू तुम्हें 1 बताई है, तो साइन उसकी वैल्यू क्या ना 1 कैसे होगी 0 की वैल्यू? साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर थीटा 0 है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा वहाँ पर? 0 हो जाएगा। कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी कंडक्टर के अंदर अगर करंट और क्या नाम है मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे? बिल्कुल पैरेलल होंगे। तो ये बहुत बार आता भी है कि इन व्हाट केस देयर विल बी द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर एंड इन व्हाट कंडीशन देयर विल द मिनिमम फोर्स। तो मिनिमम फोर्स कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 0 डिग्री का होगा। किसके बीच में? ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में। और मैक्सिमम फोर्स कब होगा? जब थीटा दोनों के बीच में क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। समझ रहे हो? तो ये कंडीशन ज़रूर याद रखना कि किस केस में फोर्स मैक्सिमम होता है और किस फोर्स में फोर्स मिनिमम होगा। समझ रहे हो? तो ये 3 केस थे, 3-4 केस थे जहाँ पर ये डिपेंड कर रहा था। अभी एक और क्वेश्चन रहता है इसके अंदर कि भाई हमें जो कंडक्टर अंदर रखा हुआ है ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा या नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा? इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? यानी फोर्स की डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे? तो अगला लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स थर्ड पार्ट के लिए डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय using Fleming left hand rule. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड रूल को कैसे स्टेट कर सकते हैं हम कि आपका मान के चलो जैसे ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट है, राइट हैंड रूल अलग होता है, लेफ्ट हैंड रूल अलग होता है। इसलिए आपको लेफ्ट राइट कट गया है, आपका है ही नहीं इसके अंदर, पहले था पुरानी बुक में, अब नहीं है नई वाली। तो जैसे ये लेफ्ट हैंड है तो आपको क्या करना है, 3 फिंगर को आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करना है। हाँ, मतलब मान के चलो ये 3 है, थंब है, मिडल फिंगर है
और ये फोर फिंगर, मतलब मिडल फिंगर है और ये फोर फिंगर है। थंब, फोर फिंगर और ये मिडल फिंगर। फादर, मदर, चाइल्ड। फादर, मदर, चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड मतलब करंट। तो इस तरह से आपको तीनों की डायरेक्शन देखनी है, फादर की ये, मदर की ये, चाइल्ड की। अब इसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि जो कंडक्टर है वो कैसे मूव करेगा। ध्यान रहे हमें दो चीज़ें दे रखी होंगी इसके अंदर। दो चीज़ों का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट दे रखा है तो फोर्स पूछा जाएगा, और करंट और फोर्स दे रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा। तो स्ट्रेच आपको ऐसे ही करना है तीनों को, समझ रहे हो। अब कैसे करोगे ध्यान दो, जैसे हमें इसी के अंदर फोर्स की डायरेक्शन को निकालना है कि जो कंडक्टर यहाँ पर प्लेट है ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, तो आपका मैं ऐसे स्ट्रेच कर देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट हो गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यानी ये जो रॉड है वो किधर डिस्प्लेस होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। किधर हो जाएगी, ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी। समझ रहे हो। एक एग्जाम्पल और देखो, ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको वहाँ पर डिक्टेट करने के लिए आ जाए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिखो, तो आपको क्या लिखना है, स्ट्रेच्ड थंब, forefinger and a middle finger mutually perpendicular to each other in such a way that the direction of the current is pointed by middle finger and direction of the magnetic field pointed by forefinger. Then direction of the force will be pointed by thumb. समझ रहे हो। इस तरह से तुम्हें डिक्टेट लिखना है वहाँ पर। अगर आ जाए कि स्टेट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कि स्ट्रेच द फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड करंट गिवन बाय मिडल फिंगर, देन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड विल बी गिवन बाय योर थंब। ये था आपका इसमें। अब मान लो एक और इसके अंदर डायरेक्शन निकालने के लिए मैं देता हूँ ये हटा देता हूँ। ये देखो, मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से प्रोजेक्ट हुआ है, ऐसे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट हुआ है ऐसे। तो अब बताओ, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्टेड हो रहा है तो डिफ्लेक्ट कैसे होगा वो। अब एक बात बता दूं मैं, जब भी कोई चार्जेड पार्टिकल मूव करता है, जब भी कोई चार्जेड पार्टिकल मूव करेगा तो आप मान के चलो कि वो कहीं न कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा ही करेगा वो। इलेक्ट्रिक करंट चाहे वो ऊपर करे या नीचे करे या कैसे भी करे, इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, प्रोटॉन भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, बीटा रेट्स तब भी करेगा, अल्फा होगा तब भी करेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से पार्टिकल में कौन सा चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस का। तो जैसे हमने करंट की डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने तुम्हें, क्या डायरेक्शन थी करंट की, कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है करंट की, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मान के चलो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है तो करंट किधर होगा, फिर वो ऊपर की तरफ होगा। अगर करंट इधर की तरफ आ रहा है तो करंट मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है तो प्रोटॉन ऊपर की तरफ, यानी अगर क्या पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा तो करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी। और यहीं पर मैं ये कह दूं कि एक अल्फा पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या लिख देता हूं मैं, अल्फा पार्टिकल है मान लो कोई,
अब अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है? बीटा पे कौन सा होता है? ये तो पता होना चाहिए भाई थोड़ा बहुत तो। अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव होता है और बीटा पार्टिकल पर नेगेटिव होता है। समझ रहे हो? ये तो बहुत जनरल बात है, 9th में भी चीख के बताया था। अल्फा पार्टिकल पर प्लस का होता है और बीटा पार्टिकल पर माइनस का चार्ज होता है। तो अगर अल्फा पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब प्लस का चार्ज नीचे की तरफ आ रहा है। तो जिधर अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन करंट की हो जाएगी। मतलब इसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी, समझ रहे हो? और अगर प्रोटॉन भी जाता है नीचे की तरफ, कि मान लो प्रोटॉन नीचे की तरफ आ रहा है तो भी करंट की डायरेक्शन यही होगी। इलेक्ट्रॉन के केस में डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन हो गया, बीटा पार्टिकल हो गया, इन सब के केस में डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एकदम अलग हो जाएगी। ठीक है? अब उनको दीवारों से बातें करने दो। ये समझ में आ गया? अब हमें बताना है, मैंने बताया था कि बताओ अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ प्रोजेक्टेड हो रहा है तो बताओ किधर क्या नाम है ये डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्शन किधर होगी इसकी। तो सेम बिल्कुल आपको ये स्ट्रेच करना है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ये कौन सी फिगर, ये किधर जानी चाहिए आपकी? इधर साइड जानी चाहिए। ये कैसे जाएगी? देखो मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है? ये क्या हो गई? ये क्या दिखाएगी? करंट। ऐसे कर लो आप, दिख रहा है? ये किसकी डायरेक्शन हो गई? किसकी डायरेक्शन है ये? मैग्नेटिक फील्ड की। ऊपर किसकी डायरेक्शन है? करंट। ये रहा करंट ऊपर। ये किसकी डायरेक्शन है? तो ये किसकी डायरेक्शन? थंब वाली फोर्स की। तो कहाँ जाएगा प्रोटॉन? अंदर जाएगा इलेक्ट्रॉन, इनटू द बोर्ड या पेज, इनटू द बोर्ड या पेज। अगर इसी में प्रोटॉन होता, प्रोटॉन नीचे की तरफ प्रोजेक्ट होता तो आपका इस तरह से बनता, फिर ऐसे बनता, इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड ये है और ये किसकी डायरेक्शन है? करंट की, क्योंकि जिधर प्रोटॉन आ रहा है उधर ही डायरेक्शन करंट की हो गई। तो इलेक्ट्रॉन किधर प्रोजेक्ट होता है आपको? प्रोटॉन किधर आता है? फिर अपवर्ड, आउट ऑफ द पेज। इस तरीके से आपको क्या नाम है? फिंगर को स्ट्रेच करना है। समझ रहे हो? अगर बाई चांस मान लो आप स्ट्रेच नहीं कर पा रहे, मान लो आप ऐसे स्ट्रेच कर पा रहे हो लेकिन आप देख रहे हो कि भाई ऐसे नहीं हो पा रहा आपका हाथ, और ऐसे में तो हमारी मान लो करंट की डायरेक्शन ऊपर जा रही है लेकिन आप ऐसे नहीं कर पा रहे, तो आप एक डायरेक्शन को रिवर्स कर लोगे। मान लो जैसे आपने एक की तो सही निकाल ली, इसकी थोड़ी उल्टी आ रही है, तो अब इसको इस डायरेक्शन को उल्टा कर देना। हाँ, जैसे अगर ये नीचे आने पर फोर्स किधर आ रहा है? बाहर आ रहा है ना, तो इसका मतलब अगर इसको ऊपर जाओगे तो फोर्स क्या आ जाएगा? अंदर चला जाएगा। एक की डायरेक्शन को कर लेना सिर्फ, ठीक है? तो भी आपका निकल जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी फिंगर आप नहीं कर पा रहे, इस तरीके से हम क्या नाम है ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपका अप्लाइड होता है। समझ रहे? तो यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब बिल्कुल अलग टॉपिक आएगा, डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट लास्ट टॉपिक है इसका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इस टॉपिक के बाद आपका स्टार्ट होगा हेरिडिटी, ठीक है? या वो रिप्रोडक्शन करते हैं? हेरिडिटी करते हैं, चलो ठीक है, हेरिडिटी करते हैं, ठीक है? देखो, सबसे पहली बात जो करंट है ना, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ मैं। करंट आपका दो तरह का होता है। एक होता है ऑल्टरनेटिव करंट, और एक होता है डायरेक्ट करंट। जो ऑल्टरनेटिव करंट को एसी कहते हैं और डायरेक्ट करंट को हम डीसी कहते हैं ना, डीसी मोटर है ये, ठीक है? तो बता दूं कि जो घर के अंदर जो सप्लाई होती है, घर के अंदर जो हमारी सप्लाई आती है ये वाली सारी, ये कौन सा होता है आपका? एसी होता है।
ये जनरेटर क्या करता है, इसको जनरेट करता है। और जो जितनी भी बैटरी वगैरह होती है स्टोर वाली, बैटरी हो गई या जो सेल हो गए, स्कूटी में जो बैटरी हो, हाँ सारी जितनी बैटरी, लेड बैटरी या लिथियम बैटरी या किसी भी तरह की जिसमें हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रखते हैं, उसमें सारी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, डीसी प्रोड्यूस होती है। समझ रहे हो? अब ऑल्टरनेटिव करंट क्या कहेंगे कि दैट करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन ऑल्टरनेटिवली, ऐसे डायरेक्शन चेंज करता है ये, ऊपर नीचे ऐसे इस तरह से चलता है ये, कौन सा, ऑल्टरनेट करंट। लेकिन जो डीसी होता है वो सीधा चलता है, उसके कहीं पर भी ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये बिल्कुल सीधा चलेगा, ये डीसी होता है, ऊपर नीचे नहीं जाता ये। समझ रहे हो? अब ये जब ऊपर नीचे जाएगा, मान लो अगर एक पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है तो कुछ टाइम के लिए करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जैसे ऊपर गया तो कुछ पल के लिए करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आपको पता है ना, झटका जो लगता है इसीलिए लगता है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या होगा, वहाँ पर जीरो हो जाएगी। इसमें ये झटके का टाइम नहीं देता ये अगर हाई वोल्टेज का करंट होगा तो ख़त्म। अब चलो वो तो अलग छोड़ो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे घर के अंदर, जो फ्रीक्वेंसी हमारे जो मतलब डोमेस्टिक लेवल पर जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये 50 हर्ट्ज होती है। घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। और वोल्ट कितनी होती है पता है आपको, 220 वोल्ट होता है। लेकिन 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि एक सेकंड में ये 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करती है। क्योंकि 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि एक सेकंड में 50 बार साइकिल पूरे किए उसने। पूरा साइकिल क्या बनता है, जब पूरा बन जाए, ठीक है। और एक साइकिल में डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई, एक ऊपर और एक, 2 बार डायरेक्शन गई, एक ऊपर गई और एक। तो अगर एक सेकंड में 100 साइकिल बन रहे हैं तो कितने बार डायरेक्शन चेंज होगी उसकी, 100 टाइम्स। यानी एवरी ऑफ द 100 टाइम्स सेकंड में उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। समझ रहे हो? और ये सीधी जाती है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस समझ लो, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। इसको स्टोर नहीं कर सकते, इसको स्टोर नहीं कर सकते हम, डीसी को स्टोर कर सकते, लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लॉन्गर डिस्टेंस तक, इसको नहीं कर सकते। ये डिसएडवांटेज है। इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड, जो हमारे बड़े बड़े तारों के अंदर आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो एसी फॉर्म में आती है। जो खेत में टावर होता है उसमें ये वो एसी होती है, डीसी नहीं होती। डीसी सिर्फ कौन सी होती है आपकी, जो बैटरी के अंदर चलती है, इसलिए स्टोर कर सकते हैं हम इस वाले को। जो सोलर पैनल होते हैं ये एनर्जी कौन सी स्टोर करते हैं, ये डीसी वाली स्टोर करते हैं। जो भी बैटरी के अंदर होती है समझ लो क्या है, डीसी होती है। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। फोन में डीसी होती है, सब में मैं कह रहा हूँ जितने भी हैं सब के अंदर क्या होता है, डीसी होती है। बाद में जाके वो एसी में कन्वर्ट होती है। इन्वर्टर का मतलब ही क्या है, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना? तो ये तो आपका, और ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखना है तुम्हें इसके अंदर एसी और डीसी के बारे में। बस और टॉपिक है ही नहीं, थोड़ा बहुत ही लिखा हुआ है इसके अंदर। पहले तो ये था कि भाई कैसे प्रोड्यूस होती है, उसका जनरेटर वगैरह सारा डायग्राम था, सारी प्रोसेस थी। अब वो ख़त्म हो गए टॉपिक यहाँ से। अब वो ये जो टॉपिक है ना, ये सारे कहाँ पर आएंगे तुम्हारे, ये साइंस में आएंगे। साइंस लोगे जब 12th में जा कर के आएंगे, वो भी 11th में भी नहीं है, 12th में आएंगे। ठीक है, एसी डीसी का सारा कुछ फंक्शन सब कुछ आएगा वहाँ पर टोटल। अब देखो, अब है डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट, घर के अंदर 3 वायर आती है, पता है आपको? एक कौन सी, कोई भी बच्चा नहीं है यहाँ पर। दो तो हैं खैर, तीसरे वाला कोई नहीं पहन गया है। लाल होती है, हरी होती है, काली होती है। ठीक है, लेकिन खतरनाक कौन सा होता है?
अरे खतरा किसका साइन है? माइनस होता है जिसमें प्लस होता है। किसका खतरा होता है? रेड इज द डेंजर जोन। जो रेड वाली है वही डेंजर जोन होती है। ग्रीन वाली काट दी। आपको पता है, चाहे वो ग्रीन को पकड़ लोगे हाथ में या फिर काली को, येलो को, ब्लू को, किसी को भी पकड़ लो, कोई करंट नहीं लगेगा आपका। लेकिन जहाँ पर आपने रेड कर दिया ना, वहाँ आपका भी रेड हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होता है वो कौन सा होता है? रेड होता है। सर फिर जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं फिर वो कैसे वो तो मैं पकड़ के अभी वहीं पे बांध दूँ मैं 1 सेकंड के अंदर। सर वो तो नहीं लाल में है। हाँ दे दो लाल, मैं पकड़ लेता हूँ। ये लो, ये पकड़ ली। ये नहीं पकड़ सकते, पकड़ के दिखाओ। अरे इसमें थोड़ा ही करंट आ रहा है। इसको पकड़ा दो सर। देखो रीजन है, इसके भी रीजन बताऊंगा मैं, सारा कुछ बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे डोमेस्टिक सर्किट समझ लो क्या है, वो भी बताऊंगा मैं सारा। तो 3 तरह की वायर होती हैं। रेड वायर को हम कहते हैं लाइव वायर, ठीक है। मेन पोटेंशियल इसके अंदर ही होता है। जैसे ना पोटेंशियल, जो मेन क्या होता है, इसी में पोटेंशियल होता है। इसका पोटेंशियल 220 वोल्ट होता है। उसके बाद दूसरा होता है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर होती है आपकी, क्या नाम है, ब्लैक भी हो सकती है और येलो भी हो सकती है, ठीक है। इसे कहते हैं न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर, इसका पोटेंशियल होता है 0। पोटेंशियल क्या होता है इसका? 0। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? कितना डिफरेंस हो गया दोनों में? 220। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे घर के अंदर जो वोल्टेज आती है, वोल्टेज मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 220 का होता है, क्योंकि लाइव वायर के अंदर मेन पोटेंशियल इसी में होता है। इसमें पोटेंशियल क्या होगा आपका? 0 माना जाएगा, ठीक है। तीसरा होता है, अगर बाई चांस लाइव वायर एक्सेस अमाउंट में करंट ड्रॉ करती है तो फिर न्यूट्रल वायर क्या होती है? सफिशिएंट नहीं होती सारे करंट को ले जाने के लिए। तो उसके लिए हम तीसरी एक और वायर लेते हैं, ग्रीन वायर। ये उनके लिए होता है जब हैवी अप्लायंस होता है। ग्रीन वायर जो होती है वो आता है आपका अर्थ वायर, ग्रीन कलर, ये होता है अर्थ वायर। सर हाँ, जो कलर ब्लाइंड होगा अगर उसने वही यार, कलर ब्लाइंड वाली बात। वो पकड़ेगा ही क्यों बताओ? सर वो मिस्त्री नहीं बने। पहली बात तो कल ना कलर ब्लाइंड वाला पकड़ेगा, ना ही कोई आँखों वाला पकड़ेगा, कोई भी नहीं पकड़ेगा उसको, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम्हारे तो है, पकड़ के दिखा दो कोई सी वायर, नहीं पकड़ सकते, या रेड हो या जब तक पता ना हो कि उसमें क्या है। अब मैं बताता हूँ, पहले ये समझ लो, ये पता चलेगा ये वाला कौन सी क्या है। अब आपका डोमेस्टिक सर्किट कैसे बनेगा? डोमेस्टिक सर्किट देखो, इसका डायग्राम जरूर बना लेना, ध्यान रखना। एक होता है आपका यहाँ पर मेन बोर्ड, मेन सप्लाई बोर्ड, ठीक है। ये जो मेन बोर्ड है ये आपके घर के नीचे लगा होता है, जिसके अंदर यहाँ से वायर जो आएगी वो 2 वायर आती हैं, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, ठीक है। अब जब यहाँ पर जाती है तो ये तो सीधी आएगी, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ न कुछ यहाँ पर वो लगा देते हैं हम, अर्थ मतलब फ्यूज वायर लगा देते हैं। फ्यूज वायर हमेशा लाइव वायर के साथ लगता है, ध्यान रखना, क्योंकि करंट इसी में होता है मेन, तो इसको ब्रेकअप करना होता है। उसके बाद यहाँ पर जो आता है आपका मीटर आता है आगे ये मीटर होता है, ठीक है। मतलब जो मेन करंट है जहाँ से नीचे बोर्ड लगा हुआ है, उसके बाद आता है मीटर। फिर आता है आपका सप्लाई लाइन, डोमेस्टिक सप्लाई बोर्ड। ये सप्लाई बोर्ड है, ये मल्टीपल क्या नाम है, इसके अंदर प्लग लगे होते हैं। मल्टीपल प्लग का मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ऐसे, एक मैंने यहाँ पर लगा दिया, एमसीबी होती है एक तरह, जैसे ये वाला है ना, ये एमसीबी है, ये कमरे की सप्लाई है। आजकल तो एमसीबी होती है, नहीं पहले क्या होता था, ये
वो होता था, क्या नाम है, फ्यूज वायर लगा होता था। ठीक है, और ये जो होता है ये वाला, ये सीधा आता है इसके साथ, जैसे 3 MCB मैंने यहाँ पर लगा दी, ये सीधा का सीधा इसको क्या नाम है, करंट को, इसको क्या नाम है, जाएगा, ये इसके साथ में जुड़ जाएगी, इसके साथ में, इसके साथ में अलग अलग जुड़ जाएगी। ठीक है, जैसे एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो फ्यूज वायर कैसे होता है? फ्यूज वायर जो मैंने बताया था ना, सोल्डर, एक जो सोल्डर जो होता है, ये लेड और टिन का बना होता है, लेड प्लस टिन। इसका क्या होता है कि इसका गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, काफ़ी लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होता है। तो अगर होगा क्या कि रेटिंग के हिसाब से फ्यूज वायर होता है कि अगर एक पर्टिकुलर रेटिंग से ज़्यादा करंट हो गया तो ये वायर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म हो जाएगी तो ये तो कॉपर वायर होती है, ये तो पिघलेगी नहीं क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। बीच में जो वायर लगी होती है, ये वाली लेड ऑन टिन वाली सोल्डर कहते हैं, ये पिघल जाएगी। ये यहाँ पिघलेगी तो आगे वो करंट क्या हो जाएगा, अब जाना बंद हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, यही चीज़ इसकी होती है। अगर यहाँ पर कहीं पर कुछ हो जाए तो ये MC नीचे हो जाएगी, MCB क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव होती है। क्योंकि अगर कहीं मान लो शॉर्ट सर्किट होगा तो ये गर्म हो जाएगा, पूरी वायर गर्म होती है, पूरी वायर गर्म होगी तो सबसे पहले हीटिंग सेंस इसी के पास आएगी तो ये तुरंत नीचे हो जाएगी। समझ रहे हो, ये हीटिंग वो होता है हमारा। अब इसके बाद आता है आपकी मेन सप्लाई, मतलब बोर्ड के अंदर जहाँ पर हमें देना होता है। बोर्ड के अंदर क्या है, मान लो आपका ये वाला बोर्ड आ गया, ये इसके अंदर बोर्ड आएगा तो ऐसे क्या नाम है होता है कि जैसे ये बोर्ड बना देता हूँ मैं इसमें इस तरीके का, एक स्विच यहाँ बना देता हूँ, एक स्विच यहाँ बना देता हूँ, 2 ही स्विच लेता हूँ मैं इसके बस, एक ये रहा, 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 2 ही स्विच ले लिए मैं। अब इसमें वायरिंग कैसे होती है कि जैसे ये आया तो एक के साथ तो यहाँ जुड़ जाएगा, और एक ये आया, एक के साथ क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ये जब आगे वायर जाएगी तो ये यहाँ पर जुड़ गया, और ये जब आगे जाएगी तो ये कहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया। अब क्योंकि एक और रह गई नहीं, ये वाली एक और रहेगी, यहाँ से एक तीसरी वायर आएगी, इस जगह से तीसरी वायर आती है। वो जो तीसरी वायर आती है वो मेन बोर्ड से आती है, मतलब हम मान के चले ये बोर्ड है आपका, ये बोर्ड से वहीं पर जहाँ नीचे बोर्ड होता है वहीं पर लगी होती है। ये तीसरी वायर आएगी ये वाली। अब इसमें क्या होगा कि जो अर्थ वायर कहते हैं, जो तीसरी वायर है वो अर्थ वायर है, यहाँ पर लगी होती है, इस जगह पर, यहाँ पर लग जाएगी तीसरी वायर ऐसे है। उसको छोड़ो, क्या है मेन, आप समझो कि क्या नाम है, वो ऐसे बनाया हुआ है, इस तरीके से बनाया हुआ है, वो इधर ऐसे बनाया हुआ है। तो ये ऊपर लाइव वायर आ गई, नीचे न्यूट्रल आ गई, ये यहाँ पर आ जाएगी, ये ऐसे बनाया हुआ है, मैंने वैसे बनाया है। ठीक है मैंने इस तरीके से बनाया जो इसमें है। तो जैसे ये है ना, एक में लाइव वायर होगी और एक में क्या होगी, न्यूट्रल होगी, और जो ऊपर वाला ये वाला, ये हमेशा अर्थ वायर का होता है। सर हाथ डाल दो। ठीक है, इसमें नहीं मारेगा करंट भाई, सिंगल में नहीं मारेगा, ये भी बताऊंगा मैं क्यों नहीं मारेगा, इसका रीज़न भी है। सर इतना और बहुत से इलेक्ट्रिशियन यही इसीलिए तार को छू लेते हैं, यही बताता हूँ मैं अभी, रुक जाओ पहले, ये पहले पूरा कर लो। अब देखो ये समझ में आ गया आपका डोमेस्टिक वायर, ये आपका मेन बोर्ड हो गया, ये मीटर बोर्ड हो गया, ये डोमेस्टिक सप्लाई बोर्ड हो गया, और ये आपका स्विच बोर्ड हो गया। ये डायग्राम आना चाहिए, ध्यान रखना, बहुत बार आ जाता है। ये आपका अर्थ वायर है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में बना हुआ है, बुकलेट में भी बना हुआ है, और क्या नाम है आपका सारा कुछ पता होना चाहिए। बहुत बार आ जाता है, 3 नंबर का या 2 नंबर तक का आ जाता है ये वाला डायग्राम। अब ध्यान से अब समझो जो मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें, इसका तो पता चलेगा तुम्हें पूरा। अब मैं कह रहा था कि जैसे हैवी अप्लायंस होते हैं उसमें अर्थ वायर हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। अब कई बार ना जब वायर बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो ये जो न्यूट्रल वायर और ये जो अर्थ वायर है, सॉरी न्यूट्रल वायर और लाइव वायर क्या हो जाती हैं, आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। उससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। अब पता है शॉर्ट सर्किटिंग क्यों होता है, क्यों हो जाता है, ध्यान से समझो।
हम पंखे के अंदर भी तो दोनों ही वायर जोड़ते हैं ना, उसमें तो शॉर्ट सर्किट का नहीं दिखता हमें, लेकिन हमने जैसे ही ये दोनों वायर को कनेक्ट किया एकदम ज़बरदस्त शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? रीजन समझो। इसका पोटेंशियल कितना है? 220। इसका पोटेंशियल क्या है? तो जैसे, और ये गुड कंडक्टर भी है, जैसे ही ये वायर इसके अंदर जाएगी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट बिगिन टू फ्लो, क्योंकि सारा का सारा पोटेंशियल, क्योंकि इसको रोकने के लिए कुछ है ही नहीं ना भाई। एक तो क्या, चलो आप बर्फ़ के ऊपर फिसलते हुए चलो तो वहाँ तो रुकोगे ही नहीं, और एक के क्या कर दिया जाए, आपके गड्ढे कर दिया जाए तो वहाँ पर रुक के जाओगे। तो ये जो करंट का फ्लो होने का जो जितने अप्लायंस है, ये मान के चलो कि यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, करंट बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से नहीं जाता, वो कंज्यूम हो जाता है। यहाँ पर क्या है, हैवी करंट बिगिन टू फ्लो। जैसे ही न्यूट्रल और क्या नाम है लाइव वायर आ गई तो करंट हेवनली इंक्रीज हो जाता है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है। और एज द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द करंट स्क्वायर ऑफ द करंट, बल्कि हीट क्या होती है, स्क्वायर ऑफ द करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जूल्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा है। तो सोचो अगर करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हीट कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हीट प्रोड्यूस होती है। और ये नहीं, पूरे वायर के अंदर प्रोड्यूस होगी वो, और पूरे वायर को क्या कर देगी, जला देगी, और बहुत तेज़ी से क्या होगा, धमाका हो जाएगा, कितनी सारी हीट प्रोड्यूस होगी उसके अंदर, जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा पूरा वायर। समझ रहे हो? इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन है। कितना टाइम बचा है? हैं? अब ये क्वेश्चन हम आगे करेंगे क्योंकि 2 क्वेश्चन और बचते हैं इसके अंदर। एक तो बचता है शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, और इसके हम कैसे बच सकते हैं, हाउ कैन बी प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा रह गया बस, उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन आते हैं।